बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में। हमारे साथी जो लीगल कंसल्टेंट हैं साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, उनके साथ हाज़िर है। दोस्तों आज मैं फिर एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जिसके हवाले से मेरी कुछ वीडियोस पहले मौजूद हैं। वो है ख़वातीन की विरासत के हवाले से। ख़वातीन की विरासत के हवाले से 3-4 मेरे लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, और ये जो लेक्चर आज का होगा ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है 2020 SCMR 352। उसमें ये फैसला रिपोर्ट हुआ है। इसमें बहुत अहम नकात जो हैं वो उठाए गए हैं। दोस्तों ये जो फैसला है ये मशीर आलम एंड काजी मोहम्मद अमीन अहमद जस्टिस, यानी जस्टिस मशीर आलम साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब का ये फैसला है, और इस फैसले को लिखा जो है वो काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब ने है। और इसमें विरासत के हवाले से बड़े अहम इश्यूज पर बात की गई है। बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत से सवालात का जवाब इसमें दिया गया है। शुरू में ही जब कोई दावा विरासत के हवाले से सिविल कोर्ट में किया जाए तो इन पैरामीटर्स को देख लिया जाए, और ताकि शुरू से ही इसके हवाले से जो है वो कंक्रीट जो है वो जजमेंट्स आए, ट्रायल कोर्ट में भी, एपेलेट कोर्ट में भी, और दूसरी जो एपेक्स कोर्ट्स है उसमें भी। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला जो कि 2020 SCMR 352 में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें कुछ अहम नकात खसूसी तौर पर बेटियों की विरासत के हवाले से उठाए गए हैं। पहले वो जो मैं नकात उठाए गए हैं उनका मैंने जो है वो पोस्टमार्टम किया है, वो अलहदा से बयान करने लगा हूं, ताकि जो अहबाब पूरी वीडियो देखेंगे एंड तक उनको भी सारी समझ आ जाएगी। और आगाज में उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो इश्यूज हैं बहुत सारे विरासत में आते हैं। दोस्तों मेरी इस गुफ्तगू में ये जो टॉपिक विरासत वाला है, बच्चियों की विरासत वाला है, इससे मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा हूं, और इस हवाले से जो मेरे चंद एक लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, इसकी वजह से अल्लाह के फजलो करम से मैंने काफ़ी इस मौजू पर जो है ना वो जो हमारे लॉ ऑफ लैंड है, इस्लामिक लॉ तो ज़ाहिर है वो तो हमारा उतना पिछोना, लेकिन जो लॉ ऑफ लैंड है या आदा अदलिया के जो फैसले हैं अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के, उस हवाले से जो मैंने जो कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो आप तक वो ट्रांसफ़र किए जा रहा हूँ बगैर किसी डिले किए हुए। सबसे पहला नुक्ता इस्लामिक लॉ के हवाले से है जो इस जजमेंट में बयान हुआ है, मैं वो बात कर रहा हूं। सबसे पहला नुक्ता इस्लामिक पर्सनल लॉ के हवाले से कि जिसका जो हिस्सा विरासत में बनता है उसकी हिफाजत के हवाले से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, मुस्तैद होता है। और एक खतून जो कि अपनी विरासती जायदाद को अगर किसी रकम के इवज अगर फरोख्त कर रही है तो वो और भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतेगी। ये एक पहला पॉइंट था जो मैंने आपकी खिदमत में बयान कर, इसको हमने अपने ज़हन में अब रखना है इस बात को। दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं जनाब। दूसरा नुक्ता जो उठाया गया है वो विरासती जायदाद के हवाले से दायर दावे के हवाले से है। किसी भी फ्रॉड के केस में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मियाद समात ना है, और ख़ास तौर पर जब किसी खतून को हक़ विरासत से महरूम किया गया हो तो बिल्कुल इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम बार्ड वाला कोई मामला नहीं है। तीसरा नुक्ता दोस्तों जो उठाया गया है वो मुश्तरका हिस्सादार के हवाले से है कि जब तक हर किसी को उसके हिस्सा की बाबत तकसीम ना हो जाए उस वक्त तक क्या होगा जी,
उस वक्त तक मुश्तरका हिस्सेदार एक एक इंच का मालिक तस्वर होगा। ये को शेरर की बात है जी, बड़ा अहम पॉइंट है ये कि जनाब को शेरर जो है वो एक एक इंच का मालिक होगा जब तक वाज़े तौर पर तकसीम ना कर दी जाए। ये तीसरा नुक्ता था। पहला नुक्ता है इस्लामिक इनहेरिटेंस के हवाले से। दूसरा जनाब के दावे की जो टाइम लिमिटेशन है वो कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रॉड के हवाले से, जब फ्रॉड किया जाए किसी को जायदाद से महरूम करने के लिए, और साथ ही फिर जो लिमिट विरासती जायदाद जो है खातून को डिप्राइव करने के हवाले से, उसमें भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। तीसरा नुक्ता को शेरर के हवाले से है, जब वो हिस्सा जब तक उसकी वाज़े तकसीम नहीं हो जाती वो को शेरर है और वो मालक तस्वर और काबज तस्वर किया जाएगा। चौथा नुक्ता दोस्तों ये है डॉक्ट्राइन। कौन सा डॉक्ट्राइन है जी? मुश्तरी होशियार बाश। चौथा नुक्ता जो है वो नजरिया मुश्तरी होशियार बाश है, जो इस केस में पेशे नजर रखा जाना जरूरी है। अगर मुश्तरी अपनी खरीद दी गई जायदाद की बाबत जांच पड़ताल नहीं करता और उसके टाइटल के हवाले से पूरी तरह तफसीलात हासिल नहीं कर पाता, तो फिर अगर उससे नुकसान उठाना पड़ता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं अगर किसी को कहूं कि जनाब ये माल रोड पर ये जो बिल्डिंग है ये मेरी बिल्डिंग है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो जिसको बेचना चाहता हूं अब वो क्या करेगा? वो खरीदार है, वो चाहे जाकर चेक करे कि इस जमीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टाइटल के हवाले से, नाम के हवाले से सही ट्रांसफर हुई है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ही इज लायबल फॉर दिस ऑब्लिगेशन, क्योंकि जिसकी बिल्डिंग है वो तो कहेगा भाई मेरी है, मियां अशरफ आसमी की तो ये है ही नहीं, तो वो खरीदार कहेगा नहीं जी मैंने तो मियां अशरफ आसमी से पैसे देकर खरीदी है, अब आप मुझसे खाली नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है। जो डॉक्ट्राइन है मुश्तरी होशियार बाश का, वो होशियार बाश उसने कब होना है? जब उसने प्रॉपर्टी खरीदनी है, जायदाद खरीदनी है, तो वो सारा उसका टाइटल के हवाले से जांच पड़ताल करे। दोस्तों इसी जो विरासत के हवाले से, बच्चियों की विरासत के हवाले से बात है, उसका पांचवा नुक्ता जो मैं बयान कर रहा हूं इस जजमेंट को, उसमें यह उठाया गया है कि यह एक फौजदारी जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 498A में बयान की गई है, जो कि 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो गोया के क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी सजा यह है 498A के तहत, और क्रिमिनल ऑफेंस में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, टाइम बार नहीं होता। दोस्तों आगे चलते हैं। छठा नुक्ता यह कि इस केस को देखकर हर कोई शख्स यह समझ सकता है कि एक लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 13 साल है, उसने अच्छी खासी जमीन अपने भतीजे के नाम कर दी। दर हकीकत वो चूंकि नाबालिगा है, इसलिए वो वायदा करने के हवाले से नाहिल है कि वो अपनी जमीन को किसी के नाम ट्रांसफर करे। अगर एक लम्हा के लिए देखा जाए तो पता चलता है कि यह विरासती जमीन का इंतकाल किए जाने में धोखा किया गया है। तो गोया के जो मालका है वो तो इनकॉम्पिटेंट है कोई भी मुआहदा करने के वाले से, क्योंकि वो नाबालिग है, उसकी 13 ईयर्स एज, और जो बेची गई है जिसके नाम सबसे बड़ा फ्रॉड भतीजा साहब की उम्र 1.5 साल थी उस वक्त। दोस्तों क्या क्या कुछ नहीं हमारे माशरे में बच्चियों को विरासत से महरूम करने के लिए हो रहा। ये है वो माशरा जो कि जनाब खैरात भी बहुत सी करता है और हज उम्रे भी हम बहुत से करते हैं, और जनाब और बड़ा अपने आप को जो है ना वो कहते हैं कि जनाब हम उम्मत
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन एक एक्ट, दूसरा एक्ट हमारा जो है वो देख लें कि अल्लाह पाक ने कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जनाब जिसने विरासत में किसी को हिस्सा ना दिया, उसका हिस्सा खाया, उसका जो जुर्म है वो बहुत बड़ा जुर्म है। उसने अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ली, उसकी बख्शिश नहीं होगी। अब आते हैं हम 7वें नुक्ते की तरफ। 7वां नुक्ता यह कि यहां पर बतौर रेफरेंस बयान किया जाता है कि अमीर अली रजा हयात खान ने बयान किया है कि मेरी हमशीरा ने अपनी सालम अराजी अपने भतीजे के नाम बेमुंतकिल कर दी है, लिहाजा वाकया दर्ज रजिस्टर करके पेश हुए। तो दोस्तों, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 42 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है कि वो इंटरेस्ट बाप अपने बेटे के हक में बयान दे रहा है जो माइनर है कि मेरी हमशीरा ने अपनी जमीन फलां शख्स के नाम कर दी। वो शख्स साहब जो हैं वो इसके अपने ही माइनर बेटे हैं जिनकी उस वक्त 1.5 साल उम्र थी। तो ये मैंने अहम पॉइंट्स इस हवाले से उठाए हैं जो कि इस जजमेंट में बयान किए गए हैं। अब आपकी दिलचस्पी के लिए और सारे मामलात को समझने के लिए मैं आपकी खिदमत में जो है वो ये अर्ज करता हूं कि इस अदालती फैसले के जो है उसकी तफसीलात और उसके फैक्ट्स की बात करता हूं। इस अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जनाब काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने लिखा है। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह के हैं कि जान अफरोज खिलत का अपने वालिद की जायदाद में से 2722 कनाल और 12 मरले जमीन का हिस्सा बनता था। जब उसे हिस्सा मिला तो उस वक्त वो नाबालगा थी, यानी उसके ज़ाहिर वालिद फौत हो गया तो एक किस्म का उसको ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा उसको मिल गया ना जी। जान अफरोज खिलत अपनी शादी के बाद अमेरिका में सेटल होगी। जब अमेरिका में थी तो सिर्फ जो उस ज़मीन में से काश्त वगैरह होती थी उसका हिस्सा बाकायदगी से अमेरिका में उसको पहुंचाया जाता रहा। 1999 में यानी कि 1989 में जब वो पाकिस्तान वापस आई तो उसे पता चला कि उसकी ज़मीन उसके भाई के बेटे यानी उसके भतीजे मीसम मेहदी रजा खान के नाम मुंतकिल हो चुकी है और उसके बाद मजीद कई जगहों पर फरोख्त हो चुकी है। यह सब कुछ जान अफरोज खिलत के भाई और मीसम मेहदी रजा खान के वालिद अली रजा हयात खान की इमा पर हुआ था। गवाहियां जो ट्रायल कोर्ट में दी गई, शहादत के दौरान गवाहियों के दौरान यह बात सामने आई कि मीसम मेहदी रजा खान की उम्र उस वक्त 1.5 साल थी जब उसके नाम जायदाद ट्रांसफर की गई थी और जिन हाथों में फरोख्त होती रही सबको ट्रायल कोर्ट में मुद्दा अलहन बनाया गया था, यानी डिफेंडेंट बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने यह दावा डिसमिस कर दिया था, यानी कि यह दावा उस बीबी के जान अफरोज खिलत के खिलाफ कर दिया। बाद अज़ां एपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला जहान अफरोज खिलत के हक में कर दिया, यानी एपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने और फिर हाई कोर्ट में वो आ गया तो वो उसके हक में कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है जिसमें ये फैसला मैं आपको सुना रहा हूं, ये उसके फैक्ट्स बयान किए। सुप्रीम कोर्ट में जहान अफरोज खिलत के खिलाफ अपील दायर की गई, यानी ज़ाहिर फैसला उसके हक में हाई कोर्ट से हो चुका था। तब उसके खिलाफ अपील में वो लोग आए जिन्होंने ज़मीन खरीदी हुई थी, बाद में खरीदते उससे खरीदी, फिर उसने उससे खरीदी, इस तरह यानी कई हथों में, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। एपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने गलत तौर पर जहान अफरोज के हक में फैसला किया है। दूसरा यह कि जहान अफरोज खिलत जायदाद पर काबिज भी ना है। अदालत ने करार दिया कि डॉक्ट्राइन यानी नजरिया मुश्तरी होशियारबाश हो, इस केस में पेश नजर रखना जरूरी है। अगर मुश्तरी अपनी खरीद करदा जायदाद की बाबत जांच पड़ताल नहीं करता और उसके टाइटल के हवाले से पूरी तरह तफसीलात नहीं हासिल कर पाता तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर उसे नुकसान उठाना पड़े। ये थे फैक्ट्स जनाब। अब हम अदालती फैसले की तरफ आते हैं कि जो मैंने पहले आपको नकात बताए हैं, इस पे से जो ड्राइव किए हैं मैंने 7-8 नकात, फिर उसके फैक्ट्स बताए हैं। अब कोर्ट का जो फैसला है वो है, अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि जहान अफरोज के नाम जो जायदाद 2722 कनाल और 12 मरले है, ये उसे उसके हक वरासत के तौर पर मिली है।
یہ وہ حق ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹیوں کو دیا جاتا ہے. یہ حق دین اسلام کی روشنی میں دیا گیا ہے اور اسے ملکی قانون بھی مانتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ، اور پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 یا 2 سے زائد ہوں تو اس کے لیے اس ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہے. اگر وہ اکیلی ہوں تو اس کے لیے آدھا ہے. اچھا میں یہاں بتا دوں کہ اگر زندگی میں تقسیم کرے باپ تو پھر بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے. یہ بات پیش نظر ہے، زندگی میں کرتی ہے. اگر تو وہ وراثت بنی ہے یعنی فوت ہونے کے بعد ترکہ بنی ہے تو ترکے میں پھر یہ رول اپلائی ہوگا. ایسا حق جو وراثت نے دیا ہو اس حق کی حفاظت کے لیے تو بہت زیادہ فعالیت ہوتی ہے. تو اس زمین کی فروختگی اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کی بابت اس کی مالکہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایک فوجداری جرم ہے جس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 498 میں بیان کی گئی ہے، جو کہ 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اس کیس کو دیکھ کر ہر کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک لڑکی جس کی عمر وہ مشکل 13 سال ہے، اس نے اچھی خاصی زمین اپنے بھتیجے کے نام کر دی. در حقیقت وہ چونکہ نابالغ ہے اس لیے وہ معاہدہ کرنے کے حوالے سے نااہل ہے کہ وہ اپنی زمین کو کسی کے نام ٹرانسفر کرے. یہ بالکل جھوٹی کہانی تھی. ویسے یہ اب اس کو پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے جو نیچے سے وہ باتیں کرتے آ رہے ہیں مخالفین. اگر ایک لمحہ کے لیے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وراثتی زمین کا انتقال کیے جانے میں دھوکہ کیا گیا ہے. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے. یہاں پر بطور ریفرنس بیان کیا جاتا ہے کیا جی وہی جو اس بچے کا جس کے نام جداد لگائی گئی تھی، اس کے بچے کا باپ اور اس جہان افروز خلعت کے بھائی کا بیان. امیر علی رضا حیات نے بیان کیا ہے کہ میری ہمشیرہ نے اپنی سالم راضی اپنے بھتیجے کے نام بے منتقل کر دیا، لہذا واقعہ درج رجسٹر کر کے پیش ہوئے. یہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے سیکشن 42 کی خلاف ورزی ہے. یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر رضا حیات نے اپنے بیٹے کے نام زمین ٹرانسفر اپنے فائدے کے لیے کروائی ہے. ایسا اس نے سگی بہن کے ساتھ کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہے. کوئی میعاد سماعت کا معاملہ نہیں ہے. یہ میعاد سماعت کی مدت فراڈ کے معاملے میں اور سب سے بڑھ کر ایک خاتون کی وراثتی جائیداد کے معاملے میں نہیں ہے. میعاد سماعت کا کوئی چکر نہیں ہے، ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے. میعاد سماعت کا معاملہ تو ایک لائن کا ہے کہ جہان افروز کا یہ بیان کہ جب وہ امریکہ میں تھی تو فصل کاشت میں اس کا حصہ وصول کرتی رہی، اور جب وہ 1999 میں پاکستان آئی تو اسے اس انتقال زمین کی بابت معلوم ہوا تو اس نے 1991 میں دعویٰ کر دیا. یعنی جیسے معلوم ہوا اس کے 2 سال کے اندر اس نے دعویٰ کر دیا تھا. وہ زمین بعد میں کئی ہاتھوں میں فروخت ہوتی رہی. یہاں پر نظریہ مشتری ہوشیار باش قابل عمل ہے، کیونکہ خریدار کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس زمین کا خریدار بنتا ہے. دوستو یہ فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آنریبل سپریم کورٹ کا جو اس کیس کے حوالے سے تھا. اب آتے ہیں دعویٰ کے قابل سماعت ہونے پر کہ جہان افروز کے پاس قبضہ نہ آئے اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہے. بطور مشترکہ مالک جائیداد کی وہ 1 انچ کی مالک ہے جب تک کہ اس کے حصے کی حد تک زمین کو تقسیم نہ کر دیا جائے. یہ کوشچن میں ان کا اڑ گیا. تو دوستو قرآن کی 3 آیتیں وراثت کی تقسیم کی تفصیل بتاتی ہیں. وہ یہ کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا. اس طرح اور بھی کافی تفصیلات ہیں اس حوالے سے. یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنا اور ان کو جو میراث سے حصہ ملتا ہے وہ لڑکوں کا آپس میں تقسیم کر لینا، جیسا کہ اکثر یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ سخت حرام ہے. بہنوں پر ظلم اور قانون خداوندی سے بغاوت ہے. اگر کسی فرد یا جماعت یا پنچایت یا ملک کے حکام اپنے مروجہ قانون کے مطابق لڑکوں کو ہی جو ہے مرنے والے کی میراث تقسیم کر دیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیں تو اس طرح لڑکوں کے لیے شرعاً بہنوں کا حصہ لینا حلال نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے حصہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے یعنی لڑکوں کا حصہ علیحدہ سے بتایا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کا حصہ بتاتے ہوئے لڑکوں کا حصہ بتایا ہے. تو دوستو یہ میری لیٹسٹ ویڈیو ہے. اس حوالے سے خواتین کی جو ہے وہ وراثت کے حوالے سے اس حوالے سے میں عملی اقدامات بھی کر رہا ہوں. اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے میرے
اس کی ڈسکرپشن میں دیا ہوگا. آپ مجھ سے وائس ریکارڈنگ کے ذریعے پہلے رابطہ کر سکتے ہیں, بعد میں لائیو بات بھی ہو سکتی ہے فون پہ, لیکن پہلے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے وراثت, بچیوں کی وراثت کے حوالے سے, کسی بہن بیٹی کو اگر اس کی وراثت کا حصہ نہیں ملا تو اسے کون سے پیرامیٹرز کے تحت اپنے آپ کو اس میں, میرے پاس میں یہ جو کام کر رہا ہوں وراثت کے حوالے سے, جو ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کے حوالے سے عملی جو جہاد کر رہا ہوں, اس میں میری ایک بہت محترم بہن ہے جو کہ آج کل اسلام آباد میں مقیم ہے. انہوں نے مجھے اس حوالے سے بڑی ترغیب دی ہے کہ میں بطور وکیل, بطور مسلمان, بطور انسان جو ہے وہ انتہائی موٹیویشن کے ساتھ بچیوں کو جو جائیداد سے باپ زندگی میں کر دیتے ہیں یا ترکے میں سے کرتے ہیں, اس حوالے سے بھرپور کام کریں, اور یہ علم ہم نے بلند کیا ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.